अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 2 पे जाएंगे, जिसमें हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करना है। सेल मैंने आपको कल बताया था ना, छोटा सा होता है, आम आंख से ही हमें नज़र भी नहीं आता, और इसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर हमने कल 2 टर्म्स पढ़ी थी, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। याद है आपको? मैंने आपको आँख की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर यानी कि रेजोल्यूशन बताई भी थी, और मैंने कहा था कि आपने याद भी कर लेनी है, और मैग्नीफिकेशन भी हमने पढ़ी थी। तो ये सारे काम क्यों किए गए? ये क्यों मैग्नीफिकेशन पढ़ी गई, क्यों ये रेजोल्यूशन पढ़ी गई, क्यों माइक्रोस्कोप ईजाद किया गया? उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम उन चीज़ों को स्टडी कर सकें जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं। सेल को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपनी बनाई हुई या किसी और की बनाई हुई माइक्रोस्कोप यूज़ की। तो शुरुआत में तो सिर्फ सेल बाहर से ही नज़र आया करता था कि सेल जो है वो एक मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस पे मुश्तमिल था। ये 3 पार्ट्स बताए थे शिल्डेन और शवान ने। लेकिन हमने सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टडी करना था कि सेल के अंदर मज़ीद कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सेल के अंदर मज़ीद कौन कौन से जो हैं वो ऑर्गेनेलीज हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये सारा काम करने के लिए आपने क्या करना है? सेल्स को किसी तरह मज़ीद मैग्नीफाई करना है, मज़ीद उसके जो हिस्से हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो आपने सेपरेट करने हैं। अगर आप किसी भी सेल को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही रूल है कि आप उसके तमाम कंपोनेंट्स को अलग अलग स्टडी करें। अगर आप अलग अलग स्टडी नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आपको उसके कंपोनेंट्स की डिटेल पता नहीं चलेगी। सेल को स्टडी करना इतना मुश्किल नहीं है जितना सेल के हर कंपोनेंट को अलहदा से स्टडी करना है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या नाम है, सेल को स्टडी करने के लिए उसके तमाम कंपोनेंट्स को अलहदा करेंगे, आइसोलेट करेंगे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल को। ये एक बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी जिसने सेल्स के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग करने के लिए, अलहदा करने के लिए, सेपरेट करने के लिए प्रोसीजर बताए, और अलहदा करने के बाद हमारी स्टडी और भी आसान होगी। ये प्रोसेस सेल फ्रैक्शनेशन कहलाता है। सेल की फ्रैक्शन बनाना इज़ कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। सेल की क्या बनाना? फ्रैक्शंस बनाना। सेल की फ्रैक्शंस कैसे बनेगी? फ्रैक्शन कहते हैं हिस्से, टुकड़े, पार्ट्स बनाना। सेल के पार्ट्स को अलहदा कर देना इज़ कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? 2 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उन 2 स्टेप्स के बाद हमारे कंपोनेंट सेल के अलहदा हो जाते हैं। हम उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेट्स सी वो कौन से 2 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने टिश्यूज़ को होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइज पहला स्टेप है, टिश्यूज़ को होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइज को डिसरप्टेड भी कह सकते हैं, तोड़ना भी कह सकते हैं, मिक्स करना भी कह सकते हैं, और ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं। टिश्यूज़ आर होमोजेनाइज्ड या फिर डिसरप्टेड, ब्रेक डाउन। और इसको किसके ज़रिए किया जाता है? स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। पुराने दौर में ना ये काम कैसे करते थे? जैसे हम किसी चीज़ को पीसते हैं, किसी बर्तन के अंदर या किसी कुंडी के अंदर जब हम चीज़ को पीसते हैं ना, तो इसी तरह हम अगर किसी सेल को पीसें, टिश्यूज़ को पीसें, मिसाल के तौर पर पत्ता है हमारे पास, पत्ते के अंदर टिश्यूज़ हैं, हम पत्ते को पीसें तो तमाम टिश्यूज़ जो हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये काम क्यों किया जाता है? ताकि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन टूट जाए। जब तक सेल वॉल नहीं टूटेगी तब तक सेल के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं वो बाहर नहीं आएंगे। तो ये तोड़ने के लिए पहला स्टेप किया जाएगा। दूसरा स्टेप, सेल वॉल टूट गई, मेम्ब्रेन टूट गई, अब अंदर वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने अलग करने हैं। हम इनको अलग करने के लिए उस मटेरियल को, उस टिश्यू को स्पिन कर जो है वो करवाएंगे बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ। सेपरेशन होगी, सेपरेशन बाय डेंसिटी
ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज बच्चों ऐसी मशीन है जो कि आपके सैंपल को स्पिन करवाती है। स्पिन मीन घुमाती है। स्पिन मीन इतनी तेज़ी से सैंपल को घुमाती है कि सैंपल में मौजूद भारी कंपोनेंट जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे वाली लेयर में चले जाते हैं और जिनकी डेंसिटी कम होती है ऊपर वाली लेयर में। ये देखें, आपके पास एक ट्यूब है, ये टिश्यू को आपने डिस्टर्ब कर दिया है। जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे तो इसकी ना लेयर बन जाएंगी, लेयर्स। ये देखें, एक लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, जो बहुत ज़्यादा डेंस हैं, जिनका वेट और वॉल्यूम ज़्यादा है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो लोअर यानी बॉटम सबसे नीचे वाली लेयर में होंगे और जिनकी डेंसिटी कम है वो ऊपर वाली। तो हम लेयर को सेपरेट कर लेंगे और इस लेयर को सेपरेट करने के बाद हमें कंपोनेंट्स अलग-अलग मिल जाएंगे। सो इसके ज़रिए हम न्यूक्लियस को अलग कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट को अलग कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग हो सकता है, राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह भी अलग हो सकते हैं। सो हमारा टारगेट क्या था कि हम सेल्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को अलग कर लें, आइसोलेट कर लें, सेपरेट कर लें ताकि हमारी स्टडी आसान हो जाए। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनेशन। तो हमें हमारे कंपोनेंट्स कहाँ मिलेंगे? इन डिफरेंट लेयर्स के अंदर मिलेंगे, जो लेयर्स जो है डेंसिटी के अकॉर्डिंग बनी है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। तमाम लेयर्स की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट थी, सो हम इसको कहते हैं डेंसिटी का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है। किसी भी चीज़ के साथ अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो वो डिफरेंस है। प्रेशर हम ग्रेडियंट बोलते हैं, प्रेशर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब है डेंसिटी का डिफरेंस है। और वो कंपोनेंट्स जो कि इस प्रोसेस से सेपरेट नहीं होते, उन्हें बड़ी हाई स्पीड चाहिए होती है स्पिन करवाने की। उसको हम फिर अचीव करते हैं बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, हम किसी भी काम को बढ़ाने के लिए ना वर्ड अल्ट्रा यूज़ करते हैं। हम कहते हैं ना ये बहुत अच्छा है, ये अल्ट्रा अच्छा है, ये गंदा है, ये अल्ट्रा गंदा है, ये वायलेट है, ये अल्ट्रा वायलेट है। सो जो कम स्पीड से सेपरेट नहीं होते ऑर्गेनेलीज या कंपोनेंट्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर्स, उनको हम बहुत ही हाई स्पीड के साथ स्पिन करवाते हैं और फिर वो अलहदा हो जाते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो सेल फ्रैक्शनेशन का अमल है उसके अंदर कौन से 2 स्टेप्स हैं। वो 2 स्टेप्स मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बता दिए हैं। अगर आपने इसमें से कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर लें। अब मैं आपके कमेंट्स की तरफ जा रहा हूँ। वो कमेंट्स जो आप हमें करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, हमारे से इंटरेक्ट करते हैं, उसमें आपने सबसे पहले तो मुझे असाइनमेंट के बारे में बताना है। असाइनमेंट जो है वो मैंने कल आपको छोटी सी दी थी अपने लिए बनाने के लिए, कि अगर आप उन सेल्स को बना लें कि वो एनिमल सेल्स कौन से हैं, प्लांट सेल्स कौन से, और उनके फंक्शन भी लिख लें, तो आपको अब आपके लिए भी आसानी होगी और आपके बोर्ड के लिए भी आसानी होगी। तो मैं कमेंट्स रीड करने जा रहा हूँ, तो आपने मुझे बताना है कि किस ने ये वाली जो असाइनमेंट है ये बना ली है। ये ईमानदारी से आपने बताना है, सबमिशन का कोई प्रोसीजर नहीं है। आपने बस ये बताना है कि मैंने वो फंक्शन सेल्स के लिख लिए थे, और अगर किसी ने नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, वो बाद में लिख ले, लेकिन जिसने लिख लिए थे उसको मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूँगा। ठीक है बच्चों, तो किस ने असाइनमेंट के जो मैंने टिश्यूज़ दिए थे वो उसने लिखे हैं? जल्दी बचाओ बच्चों। मैं आप पे कमेंट्स रीड करना स्टार्ट हो गया हूँ। अब वो बच्चे जिन्होंने मेरे कहने पे टिश्यूज़ के फंक्शन लिखे हैं, 2 मैंने टिश्यूज़ आपको दिए थे, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल, वो बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि उन्होंने किया है। जी, एक बच्चे ने कमेंट किया मैंने कर लिया था, और एक बच्चे ने कहा कि मैंने याद भी किया, वेरी गुड। और एक बच्चे ने कमेंट किया कि सेंड करना नहीं, सेंड नहीं करनी, असाइनमेंट सेंड नहीं करनी, अपने ही रजिस्टर पे आपने बनानी है अपनी तैयारी के लिए। देखें ना, आप अपने रिज़ल्ट के और अपनी तैयारी के लिए ख़ुद कॉन्शियस होने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। एक और बच्चे ने कहा सर आया है ऑल्सो डन। किस बच्ची ने नहीं की? एक और बच्चे ने कहा आई हैव डन, वेरी गुड। काफ़ी बच्चों ने जो है वो असाइनमेंट की है, वेरी गुड। एक बच्चे ने कमेंट किया आई कंप्लीट इट, वेरी गुड। और किस बच्चे ने की है? जिसने नहीं की उसने कर लेनी है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि आप एक बार में बात नहीं मानते। आप ना एक बार में ही बात माना करें।
एक बच्चे ने कमेंट किया जी कल नहीं आई थी, कोई बात नहीं, आप आया करें डेली, छुट्टी ना किया करें। छुट्टी करने से ना आपके पूरे लेक्चर का भी हर्ज होता है, प्लस आपके कंसेप्ट का भी जो है वो प्रॉब्लम आता है। वेरी गुड। एक बच्चे ने कमेंट किया असाइनमेंट डन एंड ऑल्सो लर्न इट, और एक बच्चे ने कमेंट उर्दू में किया। ये क्या कमेंट किया हुआ है आपने बच्चे? तो आप इसको ज़रा सही तरह से कमेंट करें ताकि मुझे समझ भी आए। बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? बाकी बच्चे भी बताएं कि हम लोगों ने की है या नहीं की। हरी है बच्चों, कर लिए ना सबने? जिन बच्चों ने कमेंट किया कि मैंने असाइनमेंट कर लिया उनको मेरी तरफ से वेल डन, बहुत बड़ा स्टार, बहुत बड़ा एक्सीलेंट। बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं की उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लेट ना किया करें, ये आपका ही फ़ायदा है। एक बार ज़रा सोचें तो सही, इसमें हमारा क्या फ़ायदा होना है? हमारा कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर आप टिश्यूज़ को लिख लेंगे तो आपके पेपर में आएंगे तो आपको आसानी होगी, प्लस आपके बोर्ड के पेपर के लिए भी आसानी होगी। जी एक बच्चे ने कमेंट किया जी मैंने छुट्टी की थी, आइंदा नहीं करूँगी। तो बहुत आपके लिए वेल विशेज़ है मेरे लिए, मेरी तरफ से कि आइंदा आप छुट्टी ना करें, तो छुट्टी करने से बड़ा हर्ज होता है। एक बच्चे ने कमेंट किया जी रिपीट 2 पॉइंट्स। ये रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास बच्चों देखो ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये बाकी के पार्ट्स हैं इसके। ठीक है बच्चों, ये देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम है, ये बाकी पार्ट्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये जो है इसकी सेल वॉल है। अब हम चाहते हैं कि इसको स्टडी करें, इसको अलहदा से स्टडी करें, इसको अलहदा से स्टडी करें, इसको अलहदा से स्टडी करें, इसको अलहदा। सो इनको स्टडी करने के लिए हमें इनको सेपरेट भी करना पड़ेगा। इनको सेपरेट कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन के अमल से इनको सेपरेट करेंगे। हम पहले टिश्यूज़ को होमोजेनाइज करेंगे। टिश्यूज़ जब टूट जाएंगे, उनकी ये वॉल्स मेम्ब्रेन टूट जाएगी, ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी, फिर हम इनको स्पिन करेंगे। सेकंड पॉइंट में सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, मशीन जब मैंने कह दिया तो मशीन होती है, वो इनको बहुत तेज़ी से स्पिन करवाएगी। स्पिनिंग के दौरान डेंसिटी वाइज चेक करें, जो भारी होंगे ऑर्गेनेलीज वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे वाली लेयर में आ जाएंगे, और जो हल्के होंगे वो ऊपर वाली। तो हम लेयर्स को अलहदा करके अपने कंपोनेंट्स को अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। ले जी, अब मैंने आपको बताना है कि प्लांट्स और एनिमल सेल में मेजर क्या फ़र्क है। इन दोनों सेल्स की आपने डायग्राम बनानी भी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास एनिमल सेल है और इधर हमारे पास कौन सा सेल है जी? प्लांट। सबसे बड़ा फ़र्क तो इनके अंदर सेल वॉल का होता है। एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री सिर्फ मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है, और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है। इसका न्यूक्लियस साइड पर होता है प्लांट सेल में, और बड़ा सा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे काफ़ी सारे वैक्यूल होते हैं। कुछ और ऑर्गेनेलिस भी हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, क्योंकि इसने एनर्जी बनानी है। और बाकी के ऑर्गेनेलिस हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों में होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें फ़र्क होता है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में नहीं होता। तो आपने ये ऑर्गेनेलिस फिंगर टिप्स पे याद करने हैं कि कौन से ऑर्गेनेलिस प्लांट सेल में होते हैं और कौन से ऑर्गेनेलिस एनिमल सेल में होते हैं। ये तो हो गया छोटा सा ओवरव्यू, छोटा सा डिफरेंस। आपने बुक में बनी हुई दोनों जो एनिमल्स और प्लांट सेल्स की डायग्राम है वो आपने बना लेनी है। इनके सारे जो ऑर्गेनेलिस हैं वो 1 बाय 1 हम डिटेल से स्टडी करते चले जाएंगे। अब मैंने आपको सेल की 2 टाइप्स बतानी है जो कि न्यूक्लियस वाइज हैं। एक प्रोकैरियोटिक और एक होती है हमारी यूकैरियोटिक। ठीक है बच्चों, सेल की 2 टाइप्स कौन सी हैं? एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक वो सेल होता है, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, देयर इज नो न्यूक्लियस। क्रोमोसोम के गिर्द कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद है। उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक में नहीं होते, यूकैरियोटिक में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सिंपल होते हैं, एंशियंट है, प्रिमिटिव हैं, साइज़ भी छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल बड़े होते हैं। और सबसे बड़ा सेल जो है वो बिगेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का अंडा है, ऑस्ट्रिच का एग। और हम सेल के साइज़ को माइक्रोमीटर्स में मेजर करते हैं। और आपको पता है ना माइक्रोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। तो उसके अलावा सेल्स के स्टडी को हम अभी मैंने आपको बताया है, अगर हमने बाहर से स्टडी करनी हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी हो जाती है। अगर हमने हर ऑर्गेनेली की डिटेल स्टडी करनी हो तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करना है। आपने न्यूक्लियस का बता देना है, और आपने प्रोकैरियोटिक की अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, ये प्रोकैरियोटिक है, इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम है, वो साइटोप्लाज्म में ही सबमर्ज्ड है, उसके गिर्द कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो मैंने अभी आपके सामने बनाए थे, उनका क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, उनके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद है और बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी मौजूद है। सेल्स जो है ना आमतौर पर छोटे होते हैं, आम आंख से नज़र नहीं आते, कुछ आ जाते हैं, जैसे एग्स हैं, एग्स ऑस्ट्रिच के एग होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो हमें आम आंख से नज़र आ जाता है। बाकी के जो सेल्स होते हैं वो हमें आम तौर पर आम आंख से नज़र नहीं आते, ठीक है। तो इनमें इनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, वो प्रोकैरियोटिक है, और इनमें न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक है। तो आज आपने करना क्या है, कल आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जिन बच्चों ने सारे टिश्यूज़ के नाम और फंक्शन लिख लिए हैं। अगर वही बच्चे और बाकी बच्चे भी एक काम और कर लें तो यकीन करें आपके लिए पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। हाँ जी, तो कौन चाहता है आपके लिए चैप्टर आसान हो जाए, जल्दी से बताए। हाँ जी, कौन कौन चाहता है कि आसान हो जाए। उसके लिए मैं आपको एक मज़ीद एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, अगर वो आप काम कर लेंगे तो आपके लिए चैप्टर पूरा आसान हो जाएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया कि होमोजेनाइज क्या होता है। होमो मीन सेम कर देना, टिश्यूज़ को पीस कर एक जैसा कर देना होमोजेनाइज है, तभी तो उनकी वॉल्स टूटेंगी और उनमें से जो कंपोनेंट है वो अलग आएंगे। सो हु एंड हु वांट्स दिस चैप्टर इजी, वो बताया ताकि मैं उसको बताऊँ, और उसने फिर अमल भी करना है जो मैं आज आपको टिप दूंगा, जो बताऊंगा। वेरी गुड, बस 2 बच्चे चाहते हैं, बाकी बच्चे नहीं चाहते। पेज नंबर 49 खोल लिया सबने, पेज नंबर 49 पे 2 डायग्राम बने हुए हैं बच्चों, सबको नज़र आ रही है। ये 2 डायग्राम्स जो हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की हैं, इनकी लेबलिंग भी हुई है, इनमें सारे ऑर्गेनेलिस के नाम भी लिखे हुए हैं। अगर आप एक बार ये लेबलिंग से बना लें तो आपको तमाम ऑर्गेनेलिस के नाम याद हो जाएंगे। वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तमाम बच्चे चाहते हैं कि उनके लिए चैप्टर आसान हो जाए, तो हमने अगर वन बाय वन सारे ऑर्गेनेलिस स्टडी करने ही हैं तो क्यों ना हम ये एक बार सारे बना लें। कैसे, एक पेज पे आप एनिमल सेल की डायग्राम बनाएं और एक पेज पे आप बनाएं प्लांट सेल की, और उनके तमाम स्ट्रक्चर्स को क्या कर लें बच्चों, लेबल कर लें। जब आप लेबलिंग कर रहे होंगे ना, जब उनके नाम लिख रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये भी होता है, अच्छा पेरोक्सिसोम भी होता है, अच्छा गोल्जी प्रेटस भी होता है, अच्छा सेंट्रियोल भी होता है, प्लास्टिड भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। जिस जिसका नाम लिखते जाएंगे आपके जहन में वो लफ्ज़ बैठता चला जाएगा कि हमने ये वाला ऑर्गेनेली भी पढ़ना है, हमने ये वाला ऑर्गेनेली भी पढ़ना है, हमने ये वाला ऑर्गेनेली भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन बनाएगा, जो बनाएगा उसके लिए आसान हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा ना कि प्लांट सेल में कौन से ऑर्गेनेली हैं और एनिमल सेल में कौन से ऑर्गेनेलीज हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया चैप्टर हलवा हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा है आपने। अगर आप ये बना लेते हैं ना तो आपके ऑर्गेनेलीज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये नहीं लगेगा ये पता नहीं कौन सा ऑर्गेनेली है, वो आपको पता होगा कि आपने एक बार हाथ से उसका नाम लिखा हुआ है और आपको पता है ये सेल के अंदर होता है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि वाकई चैप्टर हलवा हो जाएगा। तो हम वैसे भी
हलवा खो रहे हैं, हलवा खाना पसंद करते हैं। तो क्या आप लोगों ने क्या करना है, बना लेनी है। बच्चे ने कमेंट किया कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पेपर में आए या ना आए, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो सब बच्चे बनाएंगे ना, उम्मीद है सारे बच्चे बनाएंगे और कल मुझे बताएंगे कि सब बच्चों ने बना लिया। तो अब आपका टेस्ट स्टार्ट होने लगा है। जो मैंने आज आपको छोटा सा टॉपिक बताया है उसमें से मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने उसी तरह 3 मिनट में उनके आंसर सॉल्व करने हैं। टेस्ट के अंदर मैंने 1-2 सवाल आपके कल वाले टिश्यूज़ में से भी पूछे हैं, उससे मुझे ये आइडिया होगा किस बच्चे ने टिश्यूज़ लिखे थे और किस बच्चे ने टिश्यू घर जाके नहीं लिखे। और तो आप घर में ही होते हैं, लेकिन मुझे आइडिया हो जाएगा जिसके 5 पूरे आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि इसने कल वाले टिश्यूज़ लिखे हुए हैं। तो क्या ख्याल है, टेस्ट स्टार्ट करें भाई? टाइम आपका हो गया, टेस्ट स्टार्ट होने लगा आपका। जल्दी से रेडी हो जाएं, सीट बेल्ट बांध लें। कहीं जा तो नहीं रहे हम, लेकिन फिर भी जब भी कोई बड़ा काम करने लगते हैं ना, कोई ड्राइविंग करनी हो मुश्किल वाली, तो सीट बेल्ट लाजमी बांधते हैं। तो टेस्ट से पहले भी ज़रा फोकस हो जाया करें। अगर मैं आपको कहूँ ना जी सीट बेल्ट बांध लें, तो इसका मतलब क्या है कि फोकस हो जाएं। सारे काम छोड़कर अब आप कहाँ पे आएंगे, टेस्ट पे आएंगे। ठीक है जी, तो टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। फ़ौरन आपने 3 मिनट के अंदर अंदर 5 MCQs को सॉल्व करना है। तो बच्चों शुरू हो जाओ, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान से MCQs हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया कि एग भी सेल है। जी बिल्कुल। अच्छा, एग के बारे में आपको एक मज़े की बात बताऊं। एग ऐसा सेल होता है जिसमें जर्दी यानी यॉक मौजूद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हमारा जो एग होता है ह्यूमन का एग सेल, उसमें जर्दी नहीं होती। बर्ड्स का जो एग होता है, हैन का एग हो गया, ऑस्ट्रिच का एग हो गया, पिजन का एग हो गया, स्पैरो का एग हो गया, उसके अंदर बच्चों जर्दी होती है। तो पता चल गया एग भी सेल है। एग की भी मेम्ब्रेन होती है, उसके अलावा एडिशनल शेल भी होता है, जो हार्ड नहीं होता ऊपर एक, वो शेल होता है। तो एग भी सेल है, लेकिन एग फर्टिलाइज्ड एग सेल होता है और अनफर्टिलाइज भी हो सकता है। हम उनको खा भी सकते हैं, चाहे फर्टिलाइज हो चाहे अनफर्टिलाइज्ड हो, जिन के हम खाते होते हैं। तो खैर ये ऐसा सेल होता है जिसमें यॉक यानी जर्दी होती है। लेकिन मोस्टली एनिमल ऐसे होते हैं उनके एग सेल में जर्दी, जिस तरह इंसान के एग सेल में जर्दी नहीं है। बर्ड्स मेजोरिटी ऐसे हैं जिनके एग सेल में जर्दी होती है, यॉक में जर्दी, यॉक मीन एग में होता है यॉक। हाँ जी बच्चों, और भी क्वेश्चन? इंफॉर्मेटिव बातें हैं ये, आपके काम आएंगी इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट में आप MCQs को सॉल्व करें ताकि इंशाल्लाह फिर आपसे इजाज़त ली जाए और नेक्स्ट आपको जो मैंने काम दिया है वो आपने लाजमी करना है। अच्छा, आपने ना कोशिश करनी है सिंपल सी डायग्राम बनानी है। आप एनिमल सेल की बिल्कुल इस तरह गोल सी बना देना और प्लांट सेल की आप इस तरह से बना देना। बुक की तरह एग्जैक्ट बनाने की कोशिश ना करना। ऑर्गेनेलिस की लेबलिंग आपने पूरी करनी है, ठीक है, जो भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, ग्लाइकोसोम, सारे आपने अच्छी तरह हाईलाइट करने। तो एक बच्चे ने कमेंट किया यहाँ टेस्ट शो नहीं होता। भाई सारे बच्चे तो टेस्ट कर रहे हैं, आपका क्यों नहीं शो होता? आपने लगता है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। व्यू MCQs में जाके आप लोग टेस्ट देख सकते हैं। कहाँ पे जाके? व्यू MCQs में जाके। और कोई क्वेश्चन बच्चों? ऑस्ट्रिच का एग बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सेल सबसे बड़ा है, तो आपने बताना है जो ऑस्ट्रिच का एग है वो सबसे बड़ा सेल होता है। और एक और मैंने ख़ास बात क्या बताई है कि बर्ड्स के एग्स के अंदर क्या होती है बच्चों? यॉक होती है, जर्दी होती है। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके एग सेल में जर्दी नहीं होती। उनमें कौन से एग्जांपल है? हम हैं, मैमल्स वगैरह हैं, इनका एग सेल विदाउट यॉक होता है। और कोई क्वेश्चन? टेस्ट का टाइम ख़त्म होने वाला है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि मैंने पेज बैक किया था और फिर टेस्ट शो नहीं हो रहा। भाई आपने पेज क्यों बैक किया है? आप जाके फ़ौरन लाइव वाली जो ऑप्शन है उसमें जाएं, लाइव वाली ऑप्शन में, फर्स्ट ईयर लाइव, वहाँ अब आपका टेस्ट शो होगा। लेकिन अगर आपने बैक कर दिया तो फिर इसमें कोई बात कही नहीं जा सकती जी। तो टेस्ट का टाइम ख़त्म होने वाला है। आपने
अपने टेस्ट का रिज़ल्ट देखना है और फिर हमारे साथ शेयर भी करना है। किस किस के पूरे नंबर आए हैं? हाँ जी बच्चों, किस किस के पूरे नंबर आए हैं? एक बच्चे के पूरे नंबर आए हैं अभी तक, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं पूरे नंबर लिए? बच्चों देख लो, आप लोग सही तैयारी नहीं कर रहे हैं। टॉपिक को सही तरह ध्यान से पढ़ा करें ताकि आप लोगों के MCQs 100% ठीक हो। और टिश्यूज़ वाले मुझे लगता है MCQs आपके ज़्यादा गलत हुए हैं। चलें कोई बात नहीं, 3-4 बच्चों के पूरे नंबर हैं, बाकी बच्चे भी इसी तरह मेहनत करें, उनके भी पूरे नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। डायग्राम आपने दोनों बना लेनी है, लेबलिंग अच्छी तरह करनी है, प्लांट सेल की भी और एनिमल सेल की भी। इंशाल्लाह हम दोबारा आपके साथ कल मुलाकात करेंगे। और एक बच्चे ने MCQs का कमेंट किया है कि टेस्ट बहुत इजी था। थैंक यू जी, आपका बहुत बड़ा वेलकम है, बल्कि आपका थैंक यू है कि आपने हमें सुना और कमेंट किया। तो बच्चों इंशाल्लाह हमारी जो मुलाकात है वो अब कल होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।